हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में इतनी सफलता कैसे प्राप्त कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग हर चुनौती को पार कर आगे बढ़ते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं रुक जाते हैं? क्या यह सिर्फ टैलेंट का खेल है या फिर इसमें कुछ और भी छुपा है? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो हमें हर महान व्यक्ति के जीवन में एक चीज कॉमन मिलेगी: अनुशासन। यही वह सुपर पावर है जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकती है। रायन हॉलिडे की यह शानदार किताब डिसिप्लिन इज डेस्टिनी हमें यह सिखाती है कि हमारा भविष्य हमारी आदतों, हमारे अनुशासन और हमारी सेल्फ कंट्रोल पर निर्भर करता है। सफलता सिर्फ उन लोगों को नहीं मिलती जो टैलेंटेड होते हैं, बल्कि असली जीत उनकी होती है जो कंसिस्टेंट रहते हैं। इस किताब में इतिहास के महान व्यक्तियों के उदाहरण दिए गए हैं, जिन्होंने अपने अनुशासन के दम पर असंभव को संभव किया। कल्पना कीजिए एक बच्चा जो गरीबी में जन्मा, जिसके पास कोई संसाधन नहीं थे, पर उसने अपने अनुशासन के बल पर खुद को इतना मजबूत बना लिया कि वह दुनिया के सबसे महान नेताओं में से एक बन गया। एक खिलाड़ी जिसने अपने शरीर और दिमाग पर इतना नियंत्रण रखा कि वह अपने हर खेल में इतिहास रचता चला गया। एक लेखक जिसने रोज एक ही नियम का पालन किया और पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन विचारों को कागज पर उकेर दिया। आपके अंदर भी वही क्षमता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे कितना पहचानते हैं और इसे कितना अपनाते हैं। अनुशासन सिर्फ सुबह जल्दी उठने या रोज एक्सरसाइज करने तक सीमित नहीं है। यह सेल्फ मास्टरी की कला है, खुद पर नियंत्रण पाने की ताकत। यह जानने की स्किल है कि कब ना कहना है, कब अपनी इच्छाओं को रोकना है और कब अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करनी है, भले ही मन न करे। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आपको इस एक वर्च्यू को अपनाना होगा: डिसिप्लिन। इसे सिर्फ एक कड़ी सजा मत समझिए, बल्कि इसे एक सुपर पावर की तरह लीजिए जो आपको हर उस चीज तक ले जा सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। इस वीडियो में हम डिसिप्लिन इज डेस्टिनी के उन महत्वपूर्ण विचारों को समझेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हम जानेंगे कि किस तरह महान लोग अपने अनुशासन के जरिए असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचे और कैसे आप भी उसी रास्ते पर चल सकते हैं। तो अगर आप अपने भविष्य को अपने हिसाब से गढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को सच्चाई में बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें और समझें कि आखिर क्यों डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। चैप्टर 1, अटैक द डॉन। सुबह की शक्ति। सुबह जल्दी उठना कोई आसान काम नहीं है। ठंडी हवा, गर्म रजाई और अधूरी नींद, कौन छोड़ना चाहेगा ये आराम? लेकिन वही लोग जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, अपनी नींद और आराम को त्याग देते हैं। डिसिप्लिन्ड लोग जल्दी उठते हैं, न कि इसलिए क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास एक मजबूत मकसद होता है। सोचिए, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब आप जागकर अपने भविष्य की नींव रख सकते हैं। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई फोन नहीं बजेगा, कोई मीटिंग नहीं होगी, बस आप और आपका लक्ष्य। सुबह का समय सबसे शुद्ध, सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली होता है। अगर आपकी आदत देर से उठने की है, तो शायद आपको पूरे दिन वक्त की कमी महसूस होती होगी। आप बस कामों में उलझे रहते हैं, ऑफिस, घर, फैमिली कमिटमेंट्स और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां। इन सब में आपका स्वयं के लिए रखा गया सपना पीछे छूट जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 घंटा पहले उठने की आदत डाल लें, तो आप अपनी जिंदगी पर एक नई पकड़ बना सकते हैं। जब सब कुछ शांत होता है, तब आप अपनी सोच को साफ कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को दोबारा देख सकते हैं और अपनी योजनाओं को और बेहतर बना सकते हैं। टोनी मॉरिसन, एक सिंगल मदर जो 2 बच्चों की परवरिश कर रही थी और एक डिमांडिंग नौकरी भी कर रही थी। दिन भर की थकान, बच्चों की देखभाल और ऑफिस का दबाव, इन सब के बाद उनके पास अपने लिए कुछ भी बचता नहीं था। लेकिन टोनी के अंदर एक लेखक बसता था और वो अपने सपने को मरने नहीं देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने एक तरीका निकाला। वो सुबह जल्दी उठने लगीं, बिल्कुल तड़के, जब उनके बच्चे सो रहे होते, जब दुनिया अभी अपने सपनों में डूबी होती। टोनी जाग जाती, अपने लिए एक कप कॉफी बनाती, खिड़की के पास बैठती
और अपनी कल्पनाओं में खो जाती। उस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था, कोई काम की चिंता नहीं होती थी, बस उनका दिमाग और उनके शब्द। टोनी का मानना था कि जैसे ही सूरज निकलता है, उनका लेखक वाला रूप पीछे छूट जाता है और वो एक कामकाजी मां बन जाती हैं। खाना पकाना, बर्तन धोना, बच्चों की देखभाल करना और बिल्स भरना। एक ब्लैक औरत होने के नाते समाज उनके लिए और भी मुश्किलें खड़ी करता था। डिवोर्स के बाद वो अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल कर रही थीं। उनका संघर्ष किसी से छिपा नहीं था। दिन में ऑफिस का काम, रात में घर की जिम्मेदारियां। लेकिन फिर भी वो हर सुबह उठकर लिखने बैठती, क्योंकि वो जानती थीं कि अगर वो नहीं लिखेंगी तो उनके सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। टोनी का यह समर्पण रंग लाया। 1970 में उनका पहला नॉवेल द ब्लूस्ट आई प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्होंने कई किताबें लिखीं, चिल्ड्रन बुक्स, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज और प्ले। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें नेशनल बुक अवार्ड, नोबेल प्राइज और प्रेसिडेंशियल मेडल तक पहुंचाया। अगर टोनी ने यह तय नहीं किया होता कि वो सुबह जल्दी उठकर लिखेंगी, तो शायद उनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं होता। अब सोचिए, जब अगली बार आप सुबह जल्दी उठने में आलस महसूस करें, तो अपने सपनों को याद करें। क्या उन्हें पूरा करने के लिए आप मेहनत नहीं करेंगे? क्या आप अपना भविष्य बेहतर और उज्जवल नहीं बनाना चाहेंगे? और उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपसे पहले उठकर आपसे आगे निकल रहे हैं। क्या आप उन्हें जीतने देंगे या फिर उठकर खुद की जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेंगे? आपके पूर्वज भी सुबह जल्दी उठते थे। खेतों में काम करना, शिकार पर जाना, चीजें बनाना, ये सब उन्होंने कभी आलस की वजह से नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि समय का सही उपयोग ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और आज आपके पास पहले से कहीं ज्यादा अवसर हैं। आपके पास वो सारे साधन हैं जो आपको अपने सपनों तक ले जा सकते हैं। सिर्फ एक आदत, सुबह जल्दी उठने की, आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने सपनों के लिए सूरज से पहले जागने के लिए? चैप्टर 2, जस्ट शो अप, बस डटे रहो। कभी कभी हमारे पास 1000 बहाने होते हैं। आज मूड नहीं है, थोड़ी थकान लग रही है, कल से शुरू करूंगा। लेकिन सच तो ये है कि अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आपको हर दिन उनके लिए हाजिर होना पड़ेगा। आपका मन करे या ना करे, आप थके हुए हों या नहीं, आपके पास मोटिवेशन हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। बस डटे रहना जरूरी है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो रोज 1 मील चलिए। अगर वायलिन बजाना सीखना चाहते हैं तो हर दिन 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो हर दिन कुछ पेज जरूर लिखिए। और अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है तो रोज नए लोगों से कनेक्ट कीजिए। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना करते हैं, बस इतना करें कि आप हर दिन अपने सपनों के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। हम अक्सर अपने एक्शन के नतीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम सिर्फ अपने प्रयासों को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी सब किस्मत, हालात और समय पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो 90% लोगों से आगे निकल सकते हैं। ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं क्योंकि या तो उनमें स्किल की कमी होती है या फिर वे कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। वे इंतजार करते हैं मोटिवेशन आने का, सही समय आने का, परफेक्ट मूड बनने का। लेकिन जो लोग असल में सफल होते हैं वे तब भी काम करते हैं जब वे ऐसा महसूस नहीं करते। थॉमस एडिसन को दुनिया उनके बेमिसाल आविष्कारों के लिए जानती है, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने कभी भी खुद को असाधारण नहीं माना? एडिसन का मानना था कि उनकी सफलता किसी असाधारण टैलेंट की वजह से नहीं थी। वे खुद मानते थे कि वे दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे। उनकी इमेजिनेशन भी कोई बहुत ज्यादा शानदार नहीं थी, लेकिन फिर भी वे महान वैज्ञानिक बने क्योंकि उन्होंने हार न मानने की कला सीख ली थी। एडिसन हमेशा अपने लैब में काम करते रहते थे, भले ही उनके पास कोई नया आइडिया हो या ना हो। उनका मानना था कि अगर वे हर दिन अपने काम पर नहीं लौटते तो कोई और उनका आइडिया चुरा सकता था। इसलिए वे बस हाजिर रहते, काम में लगे रहते और आखिरकार सफलता उनकी झोली में आ ही जाती। उनकी सोच थी कि इंस्पिरेशन का इंतजार मत करो, बस लगे रहो, और यही उनकी सफलता का राज था। लव गेहरिग एक महान बेसबॉल खिलाड़ी थे।
वे यांकीज टीम के लिए खेलते थे और अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। वे शायद ही कभी कोई प्रैक्टिस मिस करते। चोट लगने के बावजूद, थकान होने के बावजूद, बुरे दिन होने के बावजूद वे बस खेलते रहते। उनके अंदर भी डर और शक के पल आते थे। कई बार तो उन्होंने यांकीज छोड़ने का भी सोचा था, लेकिन उनके कोच ने उन्हें रोका और कहा, एक सामान्य खिलाड़ी और एक महान खिलाड़ी के बीच बस इतना ही फर्क होता है कि कौन मैदान में टिकता है और कौन हार मानकर चला जाता है। गेहरिक समझ गए कि उन्हें बस प्रैक्टिस करते रहना होगा। उनके मन में यह बात बैठ गई कि वे अपने मेहनत के नतीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वे खुद को हाजिर रख सकते हैं। कभी कभी हफ्तों तक वे खेलते, बिना कोई बड़ी उपलब्धि हासिल किए, लेकिन फिर भी वे खेलते रहते, क्योंकि उन्हें पता था कि कोशिश न करना पूरी तरह से हार मान लेने के बराबर होता है। आप कितने टैलेंटेड हैं, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ा फर्क आपके डेडिकेशन और लगातार काम करने की आदत से पड़ता है। हम सब कभी कभी अनइंस्पायर्ड और डाउटफुल महसूस करते हैं। हम सोचते हैं, शायद मुझ में वो क्षमता नहीं है, शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद कोई और मुझसे बेहतर कर रहा होगा। आपका मन कहेगा कि आज छोड़ दो, कल कर लेना, लेकिन आपको खुद को हर दिन अपने लक्ष्य के लिए खड़ा करना होगा। आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो आप अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकते। एक दिन बहुत प्रोडक्टिव और इंस्पायर्ड होकर काम करने से कोई इतिहास नहीं बनता। आपको धीरे धीरे हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड अपने आप को अपने सपनों के लिए समर्पित करना होगा। आज जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका असर शायद तुरंत न दिखे, लेकिन समय के साथ जब आप लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो एक दिन वही मेहनत आपको ऐसी जगह पहुंचा देगी जहां पहुंचने का आपने कभी सपना देखा था। इसलिए हार मत मानिए, कंसिस्टेंट रहिए, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखिए और बस हर दिन अपने सपनों के लिए हाजिर रहिए। चैप्टर 3, सीक डिस्कम्फर्ट। असली ताकत वहीं से आती है। आज की दुनिया में सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है। खाना ऑर्डर करो, पैसे ट्रांसफर करो, शॉपिंग करो, सब कुछ आरामदायक और आसान। आप बिना घर से निकले भी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह जरूरत से ज्यादा आरामदायक जिंदगी आपको कितना कमजोर बना रही है? हम हर दिन अपनी लाइफ को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो, बिना किसी मेहनत के। हम स्मार्ट होम बनाते हैं ताकि घर के छोटे छोटे काम भी न करने पड़े। हम अपने बच्चों की देखभाल के लिए नैनी रखते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। हम हर उस चीज को हटा देना चाहते हैं जो हमें थोड़ा भी मुश्किल लगे, जो हमें जरा भी परेशान करे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी यह कंफर्टेबल लाइफ अचानक छिन जाए तो क्या होगा? अगर आपके पास पैसे नहीं रहे, अगर आपका घर चला जाए, अगर आपकी दुनिया अचानक बदल जाए, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अपने आराम को अपनी कमजोरी मत बनने दो। दुनिया हर समय एक जैसी नहीं रहने वाली। अगर आप हर चीज को आसान बनाने की आदत डाल लोगे तो जिंदगी के मुश्किल समय को झेल नहीं पाओगे। खुद को चुनौती दो, अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाओ। बिना एसी के रहकर देखो, ठंडे पानी से नहाकर देखो, वजन उठाओ, दौड़ो, मेहनत करो, कुछ दिन इंटरनेट के बिना गुजारो। ये छोटी छोटी चीजें आपके अंदर वह मजबूती पैदा करेंगी जिसकी आपको जरूरत है। अगर आपने खुद को इन छोटी मुश्किलों के लिए तैयार कर लिया तो बड़े तूफान भी आपको हिला नहीं पाएंगे। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका बहुत अमीर थे। उन्हें यह दौलत अपने पिता से विरासत में मिली थी, लेकिन उन्होंने इस दौलत का इस्तेमाल ऐशो आराम में नहीं किया, बल्कि इसे समझदारी से निवेश किया और पहले से भी ज्यादा अमीर बन गए। उन्होंने कभी भी इस अमीरी को अपनी जिंदगी का सहारा नहीं बनाया। उन्हें पता था कि अगर आज यह दौलत उनके पास है तो कल यह जा भी सकती है। इसलिए वे खुद को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रखते थे। कई बार वे कुछ दिनों के लिए एक गरीब आदमी की तरह रहने लगते। वे बहुत कम खाना खाते, सस्ते और मामूली कपड़े पहनते, जमीन पर सोते, सिर्फ ब्रेड और पानी पर गुजारा करते। अब आप सोच रहे होंगे, एक अमीर इंसान ऐसा क्यों करेगा? आज भी बहुत से लोग जानबूझकर खुद को तकलीफ देते हैं। वे ठंडे पानी से नहाते हैं, कठिन वर्कआउट करते हैं,
इंटरनेट से दूर रहते हैं और सोशल मीडिया पर दिखावा करते हैं कि वे कितने मजबूत हैं। लेकिन सेनेका ऐसा नहीं करते थे। उन्होंने दर्द को इसलिए गले लगाया क्योंकि वो अपनी हदों को टेस्ट करना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि वे कितना सह सकते हैं। वे गरीबों की जिंदगी को समझना चाहते थे। वे अपनी दौलत के खोने के डर से आजाद होना चाहते थे। जहां उनके अमीर दोस्त बिना पैसों के जीने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे, वहीं सेनेका को इस बात की परवाह नहीं थी। वे जानते थे कि असली ताकत कंफर्ट में नहीं, बल्कि मुश्किलों को झेलने की क्षमता में होती है। सेनेका रोमन सम्राट नीरो के स्टोइक मेंटर थे, लेकिन जब नीरो क्रूर और सनकी बनने लगे तो सेनेका ने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। नीरो यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि कोई इंसान इतना पैसा और ऐशो आराम छोड़कर खुद से जा सकता है। उन्होंने सोचा कि सेनेका को रोकने का एक ही तरीका है, उन्हें जहर देकर मार डालना। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जहर सेनेका पर असर ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वे पहले से ही एक सादगी भरी जिंदगी जी रहे थे। उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि जहर के लिए उसमें जगह ही नहीं बची थी। यही होती है असली तैयारी। यही होता है खुद को हर हालात के लिए तैयार रखना। अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई बड़ा संकट आ जाए तो क्या आप तैयार होंगे? अगर आप हमेशा आसान जिंदगी जीने की आदत डाल लेंगे तो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में खुद को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए आज से खुद को तैयार करना शुरू कीजिए। थोड़ा असहज महसूस करना सीखिए। अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाइए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप किसी भी स्थिति में खुद को मजबूत रख सकते हैं। जिंदगी कभी भी आसान नहीं रहने वाली। अगर आप तैयार हैं तो कोई भी मुश्किल आपको हिला नहीं पाएगी। चैप्टर 4, कीप द मेन थिंग। द मेन थिंग, जरूरी चीजों को जरूरी ही रहने दो। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर कोई आपकी अटेंशन चाहता है। हर कोई चाहता है कि आप उनकी बात सुनें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी जरूरतें पूरी करें। लेकिन सवाल यह है, आपके अपने सपने, आपके अपने लक्ष्य, आपके अपने परिवार के लिए आपके पास कितना समय बचा? अगर आपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाना नहीं सीखा तो आप अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी कामों को पूरा करने से चूक जाएंगे। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और अपने टाइम को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। हर चीज के लिए हाँ कहना सिर्फ आपकी थकान और उलझनों को बढ़ाएगा। आप लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद से दूर होते चले जाएंगे। आपकी जिंदगी किसी और के प्लान के हिसाब से चलने लगेगी और जब आपको इसका एहसास होगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी। जरा सोचिए, आपने ऑफिस में एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लेने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन उसकी वजह से अपने बच्चे के स्कूल फंक्शन में नहीं जा पाए। आपने दोस्तों की पार्टी में शामिल होने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन उसी टाइम पर आप अपनी नई बुक का पहला चैप्टर लिख सकते थे। आपने हर किसी से मिलने जुलने, बातचीत करने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन उसी दौरान आप खुद पर काम कर सकते थे, अपनी स्किल्स सुधार सकते थे। आपको नहीं लगता कि हर हाँ के पीछे कुछ ना कुछ छूट रहा है? बाउंड्री सेट करना सीखो, वरना खो जाओगे। सक्सेसफुल लोग सिर्फ उन चीजों के लिए टाइम निकालते हैं जो उनकी लाइफ में सच में मायने रखती हैं। वे बिना किसी गिल्ट के हर उस चीज को ना कह देते हैं जो उनके लक्ष्य से भटकाती है। अगर आप बिना सोचे समझे हर चीज में इन्वॉल्व होते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्राथमिकताएं धुंधली हो जाएंगी। अगर आप दूसरों को खुश करने में ही लगे रहेंगे तो अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वे आपको कंट्रोल कर लेंगे। बुकर टी वॉशिंगटन टस्केगी इंस्टीट्यूट के संस्थापक थे। उनकी लाइफ बहुत बिजी थी। वे लगातार ट्रैवल करते, डोनर्स से मिलते, लेक्चर देते, फंडरेजिंग इवेंट्स मैनेज करते और इन सब के बीच 5 किताबें भी लिखीं। इतना सब कुछ एक ही इंसान कैसे कर सकता है? जवाब बहुत सिंपल है, उन्होंने अपने समय की सुरक्षा की। वे जानते थे कि उनका लक्ष्य क्या है और उन्हीं चीजों पर फोकस किया। जब लोगों ने उनकी आलोचना की, उन्हें सेल्फिश कहा, तो उन्होंने इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर वे अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं करते तो उनका सपना अधूरा रह जाता। उन्होंने समाज में बदलाव लाने का सपना देखा था और इसके लिए उन्होंने हर बेकार चीज को ना कहा। जब भी आप किसी चीज को हाँ कहते हैं तो किसी और चीज को ना कह रहे होते हैं।
सवाल यह है कि आप किन चीजों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं। क्या आप सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना छोड़ सकते हैं? क्या आप बिना मतलब की मीटिंग्स और बातचीत में अपना समय बर्बाद करना बंद कर सकते हैं? क्या आप उन लोगों से दूर हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी को खत्म कर देते हैं? अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को नहीं समझेंगे तो कोई और आपके समय का मालिक बन जाएगा। ना कहना सीखिए, यह सबसे बड़ी कला है। बहुत से लोग ना कहने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि इससे वे असभ्य या असंवेदनशील लगेंगे, लेकिन सच तो यह है कि ना कहना आपको मजबूत बनाता है। अगर आप ना कहने से डरते हैं तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई आपको आपके समय से ज्यादा काम देने की कोशिश करे, न कहिए। कोई आपको किसी बेकार की गॉसिप में घसीटने की कोशिश करे, न कहिए। कोई आपको ऐसे इवेंट्स में जाने के लिए बोले जिनका कोई मतलब नहीं, न कहिए। न कहने का मतलब यह नहीं है कि आप रूड हैं। आप विनम्रता से माफी मांग सकते हैं और कह सकते हैं, मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास और भी जरूरी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना है। अगर आप बहुत ज्यादा काम अपने सिर पर लाद लेंगे तो थक जाएंगे, आपका ध्यान बढ़ जाएगा और आप अपने असली लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती। आप तभी जीत सकते हैं जब आप सही चीजों पर फोकस करेंगे। आखिरी सवाल, क्या आप सच में अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हैं? तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ करने के लिए कहे तो खुद से यह सवाल पूछिए, अगर मैं इसे करूंगा तो मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा? अगर जवाब यह आता है कि आपको अपनी जरूरी चीजें छोड़नी पड़ेंगी तो बिना किसी हिचकिचाहट के ना कहिए। यह सवाल आपको आपकी प्राथमिकताओं की याद दिलाएगा और आपको अपने हां को एक बड़ी मजबूत ना में बदलने की हिम्मत देगा। चैप्टर 5, परफेक्शनिज्म, एक बंधन या एक भ्रम। क्या आप कभी ऐसे फंसे हैं कि कोई काम पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि वो परफेक्ट नहीं लग रहा? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बनाए हुए कंटेंट, आपके लिखे हुए शब्द, आपकी बनाई हुई पेंटिंग या आपके किसी भी प्रोजेक्ट को देखने वाला हर कोई आपकी तरह ही उसकी बारीकियों को नोटिस करेगा? शायद नहीं। सच तो यह है कि परफेक्शनिज्म सिर्फ एक भ्रम है, एक ऐसा जाल जिसमें हम खुद को फंसा लेते हैं और सोचते हैं कि जब तक चीजें सही नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन सच पूछो तो यह एक बहुत बड़ा धोखा है जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा हर काम एकदम बेस्ट होना चाहिए वरना लोग हमें जज करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है, लोगों को आपके काम की उतनी चिंता नहीं है जितनी आप सोचते हैं। हर इंसान अपने जीवन में इतना व्यस्त है कि शायद ही किसी के पास इतना समय हो कि वो आपकी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान दे। हाँ, अगर आप कुछ अलग और दिलचस्प करते हैं तो लोग उसे जरूर नोटिस करेंगे, लेकिन ये सोचकर कि क्या यह परफेक्ट है, अगर आप रुके रहेंगे तो आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ मिस कर देंगे। कई बार परफेक्शनिज्म सिर्फ एक बहाना बन जाता है। हम सोचते हैं, जब तक सही माहौल नहीं मिलेगा तब तक मैं शुरू नहीं करूंगा, जब तक मेरे पास बेस्ट टूल्स नहीं होंगे तब तक मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम नहीं करूंगा। लेकिन यह सोच हमें पीछे खींचती है। अब मार्था ग्रेहम की ही कहानी ले लीजिए। वो दुनिया की सबसे महान कोरियोग्राफर्स में से एक थीं, लेकिन परफेक्शनिज्म उनके लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन गया था। 1931 में वो एक डांस परफॉर्मेंस तैयार कर रही थीं, जो कि माया और एज़टेक सभ्यता से प्रेरित था। उन्होंने अपनी पूरी सर्दी इस डांस को परफेक्ट बनाने में बिता दी, लेकिन जब परफॉर्मेंस का समय आया तो उन्हें लगा कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनके डांसर्स जो टैलेंटेड और कमिटेड थे, उन्हें तो यह नया रूटीन पसंद आ रहा था, लेकिन मार्था को इसमें बस खामियां ही दिख रही थीं। वो बार बार चीजों को बदलती गईं, एडजस्ट करती गईं और हर छोटी छोटी बात को लेकर परेशान होती गईं। वो इस कदर परफेक्शनिज्म में फंस चुकी थीं कि वो खुद से ही नाराज हो गईं। यह काफी अच्छा नहीं है, ये सोच सोचकर वो पूरी तरह से टूटने लगी थीं। लेकिन फिर उनके म्यूजिक डायरेक्टर लुइस हॉर्स्ट आगे आए। उन्होंने मार्था से कहा, हर चीज हमेशा परफेक्ट नहीं होती। अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगी तो तुम कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे पाओगी। लुइस ने उन्हें फाइनल डिसीजन लेने के लिए पुश किया और अंत में उन्होंने परफॉर्मेंस कर ही दी। क्या वो परफेक्ट थी? शायद नहीं, लेकिन क्या वो शानदार थी? हाँ, बिल्कुल।
और यही असली जीत थी, अपने डर को हराकर आगे बढ़ना। क्या आपको पता है कि लियोनार्डो दा विंची भी परफेक्शनिज्म के शिकार थे? उन्होंने मोनालिसा पेंटिंग को बनाने में सालों बिता दिए, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि कुछ न कुछ कमी रह गई है। वो उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश में इतने उलझ गए थे कि उन्होंने कई और शानदार पेंटिंग्स को अधूरा ही छोड़ दिया। स्टीव जॉब्स भी इसी जाल में फंसे थे। मैकिन्टॉश कंप्यूटर बनाते समय वो हर छोटी से छोटी डिटेल में इतने उलझ गए कि एप्पल ने उन्हें खुद ही निकाल दिया। सोचिए, अगर वो इसे पहले पूरा कर लेते तो क्या होता। रैल्फ एलिसन ने द इनविजिबल मैन जैसा मास्टरपीस लिखा, लेकिन क्या आपको पता है, उन्होंने कई और बुक्स लिखीं, लेकिन वो कभी दूसरी किताब को पब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो परफेक्ट नहीं है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं तो आपको खुद को एक धक्का देने की जरूरत है। कभी कभी हमें अपने दोस्त, मेंटोर या किसी एडवाइजर की जरूरत पड़ती है, जो हमें समझाए कि परफेक्शन नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी जरूरी है। कुछ अमेजिंग बनाने के लिए किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो। अगर आप किसी प्रेरणा, इंस्पिरेशन या सही मौके के इंतजार में रुके रहोगे तो क्या होगा अगर वो मौका कभी आया ही नहीं। इसलिए काम करते रहो, गलतियां करो, सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि इस दुनिया में असली जीत परफेक्ट बनने में नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहने में है। याद रखो, डन इज बेटर देन परफेक्ट। हर बार जब आप सोचें कि अभी यह सही नहीं लग रहा, तब खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं हमेशा के लिए इसे परफेक्ट बनाने में लगा रहूंगा या इसे पूरा करके आगे बढ़ूंगा? आपका जवाब ही आपके सफलता की कुंजी होगा। चैप्टर 6, क्या आप फिर से उठ सकते हैं? हर किसी की जिंदगी में वो लम्हा जरूर आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। सपने चकनाचूर हो जाते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि ये है, क्या आप फिर से उठ सकते हैं? अगर आप डिसिप्लिन को अपना लेते हैं तो आप कभी असफल नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी राह में मुश्किलें नहीं आएंगी या आप कभी हार का सामना नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि आप कुछ मौके चूक जाएं, दूसरों से पीछे रह जाएं और कुछ लड़ाइयां हार भी जाएं। लेकिन जो चीज वाकई मायने रखती है वो है आपका रिएक्शन। क्या आप हार मानकर बैठ जाएंगे या फिर से उठकर लड़ने के लिए तैयार होंगे? यही फर्क तय करता है कि आप एक विजेता बनेंगे या हारने वालों की भीड़ का हिस्सा बनेंगे। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ना मैं, ना आप और ना ही इस दुनिया में कोई और। हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम उन गलतियों से सीखते हैं या उन्हें अपनी कमजोरी बना लेते हैं। अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं और सोचते हैं कि आपको हर बार सही होना चाहिए, तो शायद आप अपनी असफलताओं से कभी उबर नहीं पाएंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें। अगर आप अपनी कमियों को अपनाते नहीं हैं, तो आपको दोबारा खड़ा होने में बहुत तकलीफ होगी। अपना ईगो एक तरफ रख दीजिए और खुद से ईमानदार बनिए। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ करने को है। आपके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं और आपको अपना भविष्य खुद बनाना है। आप यहां सिर्फ एक गलती से हार मानने के लिए नहीं आए हैं। आप यहां इसलिए आए हैं क्योंकि आपके पास एक मिशन है, एक मकसद है। और इस मिशन को पूरा करने के लिए आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए हर मुश्किल से लड़ना होगा। जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं, वो चाहे कितनी भी बार असफल क्यों ना हो जाए, कभी पीछे नहीं हटते। जब आप किसी चीज को लेकर पैशनेट होते हैं, तो फेल होने के बावजूद आप उसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। क्या सिर्फ एक हार आपको आपकी खुशी से दूर कर सकती है? क्या सिर्फ एक गिरावट की वजह से आप अपने सपनों को छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि आपका सपना आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है और इसे अधूरा छोड़ देना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक हार का सामना करना पड़ा, ये तो सरासर नाइंसाफी होगी। 1979 में प्रोफेशनल बॉक्सर फ्लॉयड पैटरसन का सामना इंगेमार जोहानसन से हुआ। ये लड़ाई उनके करियर की सबसे बड़ी फाइट थी, लेकिन फ्लॉयड हार गए। उन्होंने महीनों तक कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग की थी, लेकिन जब असली लड़ाई का समय आया तो कुछ न कुछ कमी रह गई। कुछ लोगों ने कहा कि उनमें कमिटमेंट की कमी थी, कुछ ने कहा कि उनकी जीत की भूख खत्म हो गई थी। खुद फ्लॉयड को भी लगने लगा कि वो अब पहले जैसे नहीं रहे। उनका आत्मविश्वास इतना ज्यादा था
कि उन्होंने अपने छोटे छोटे गलतियों को नजरअंदाज कर दिया। रिंग में जब असली जंग शुरू हुई तब ये साफ हो गया कि वो इस जीत के काबिल नहीं थे। इंगेमार ने उन्हें जमीन पर 7 बार गिराया। तीसरे राउंड में फ्लॉयड पूरी तरह से हार चुके थे। बॉक्सिंग की दुनिया में जब कोई चैंपियन इस तरह हारता है तो समझा जाता है कि उसका करियर खत्म हो चुका है, और फ्लॉयड के साथ भी यही हुआ। हार के बाद फ्लॉयड पूरी तरह से टूट चुके थे। वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन फिर उन्हें एक चिट्ठी मिली। ये लेटर आर्ची मूर ने लिखा था, एक बॉक्सर जिसे कभी फ्लॉयड ने खुद हराया था। आर्ची जानते थे कि हारने के बाद कैसा महसूस होता है। उन्होंने भी कभी ऐसी ही एक हार का सामना किया था। वो जानते थे कि फाइट हारने के बाद इंसान अंदर से खाली और हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन उन्होंने फ्लॉयड को समझाया कि अगर वो अपनी गलतियों से सीख लें तो वो दोबारा उठ सकते हैं। आर्ची की चिट्ठी सिर्फ शब्दों का एक टुकड़ा नहीं थी, वो एक उम्मीद थी, एक रोशनी थी। उस चिट्ठी ने फ्लॉयड की आत्मा में फाइटिंग स्पिरिट को दोबारा जगा दिया। फ्लॉयड ने अपनी हार की रिकॉर्डिंग बार बार देखी। उन्होंने हर एक गलती को समझा, अपनी कमजोरियों को पहचाना और फिर ट्रेनिंग पर लौट आए। उन्होंने अपने घमंड को पीछे छोड़ा, अपनी कमजोरियों पर काम किया और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 1 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने दोबारा इंगेमार को चैलेंज किया। इस बार वो अलग इंसान थे। इस बार वो पहले से ज्यादा मजबूत थे। इस बार उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल लिया था। फ्लॉयड ने रिंग में इंगेमार को इतनी जोर से मारा कि वो फिर से खड़ा नहीं हो पाया। इतिहास में पहली बार किसी हैवीवेट बॉक्सर ने अपना खोया हुआ बेल्ट दोबारा जीत लिया था। अगर आप अपनी जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं भी हार मानकर बैठ जाऊंगा या फिर से उठकर लड़ूंगा? क्योंकि ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी हार का सामना किया है। अगर फ्लॉयड फिर से उठ सकता है, अगर आर्ची अपने दर्द से बाहर निकल सकता है, अगर हर महान व्यक्ति अपनी असफलताओं के बाद भी आगे बढ़ सकता है, तो आप क्यों नहीं? याद रखिए, हार आपकी जिंदगी का अंत नहीं है, ये सिर्फ एक नया मौका है खुद को और भी बेहतर बनाने का। तो उठिए, तैयार हो जाइए और दोबारा फाइट कीजिए, क्योंकि सिर्फ गिरने वाले नहीं बल्कि उठने वाले ही इतिहास बनाते हैं। चैप्टर 7, पैसा, एक खतरनाक हथियार। हम सब अपनी जिंदगी में आर्थिक आजादी पाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, दिन रात दौड़ते हैं, खुद को खपाते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक दिन ऐसा आए जब हमें पैसों की टेंशन न रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब तक हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं, हम अपनी खुशी को कहीं पीछे छोड़ चुके होते हैं। कभी गौर किया है, गरीब आदमी पैसा कमाने के लिए अपना आज कुर्बान कर देता है। वो सोचता है, थोड़ा और मेहनत कर लूं, कल आराम करूंगा। और अमीर आदमी, वो अपने पैसे को इतनी आसानी से लुटाता है जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा। वो सोचता है, अभी जी लूं, कल की कल देखी जाएगी। ये दोनों ही तरीके जिंदगी जीने के सही रास्ते नहीं हैं। हमें एक बैलेंस बनाना होगा। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अपनी जिंदगी जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बेब रूथ, वो नाम जिसे अमेरिका में हर कोई जानता था, बेसबॉल की दुनिया का चमकता सितारा, जिसने अपने टैलेंट से करोड़ों दिलों को जीता। लेकिन जब बात पैसे की आई तो वो एकदम बच्चा निकला। यांकीज टीम के लिए खेलते हुए वो महीने का $6,000 कमाते थे, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति की सैलरी से भी ज्यादा था। लेकिन उसने उस पैसे का किया क्या? पहले मोटरसाइकिल खरीदी, फिर स्पोर्ट्स कार, उसके बाद महंगे ब्रांड्स के कपड़े, लेदर कोट, डायमंड पिन और सिल्क की शर्ट। अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ तो झगड़े का हल निकाला $5,000 के फर कोट से। रूथ को यह समझ ही नहीं आया कि पैसा हमेशा नहीं रहेगा। जब यांकीज टीम आर्थिक संकट से जूझ रही थी, वो फालतू पार्टियों में पैसा उड़ाने में लगा था। एक बार वो एक होटल में रुके जहां पियानो नहीं था, तो उन्होंने होटल के लिए पूरा पियानो ही खरीद डाला। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर किसी दिन वो बेसबॉल न खेल पाए तो क्या होगा। उन्हें लगता था कि पैसा हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि पैसा जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है, और हाँ, थोड़ी देर के लिए तो ये सच भी लगता है।
महंगे गिफ्ट्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर, ये सब खुशी देते हैं। लेकिन ये खुशी कितने दिन की होती है? रूथ जैसे लोग बचपन में गरीबी और प्यार की कमी से गुजरते हैं। बड़े होकर वो अपने अंदर के खालीपन को पैसों से भरने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। गरीब आदमी पैसे के लिए तरसता है, अमीर आदमी शांति के लिए। सच तो यह है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में पूरी तरह से आजाद या पूरी तरह से खुश नहीं होता। पैसा हमें सिर्फ एक हद तक आजादी दे सकता है। जब हमारे पास इतना पैसा हो कि हम अपने जरूरी खर्च पूरे कर सकें और अपने शौक पूरे कर सकें, तभी हमें संतुष्ट रहना चाहिए। अगर हम हमेशा पैसों के पीछे भागते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी जिंदगी जी नहीं पाएंगे। तो सवाल यह है, क्या आप पैसे के मालिक बनना चाहते हैं या पैसे को अपना मालिक बनाना चाहते हैं? आप किस तरह के इंसान हैं? क्या आप खुद से सख्त हैं? क्या आप अपने काम के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं? क्या आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उतने ही जिम्मेदार बने जितना आप खुद को मानते हैं? खुद पर सख्त होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों से भी वही उम्मीद रखना, ये सिर्फ आपको परेशान करेगा। क्योंकि सच्चाई ये है कि आप सिर्फ अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों को नहीं। अगर आप हमेशा लोगों की गलतियां गिनते रहेंगे, उन्हें टोकते रहेंगे, तो आप खुद ही दुखी रहेंगे। जबकि जिन लोगों को आप सुधारना चाहते हैं वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। इसलिए एक चीज याद रखिए, आप खुद को जिस तरह से जीना चाहते हैं वैसे जीने का पूरा हक रखते हैं, लेकिन दूसरों को भी उनका हक दीजिए। रोमन फिलोसोफर कैटो द यंगर को देखिए। वो अमीर थे, लेकिन उनकी सादगी और अनुशासन के चर्चे पूरे रोम में थे। वो साधारण कपड़े पहनते, अपनी दाढ़ी शेव नहीं करते, आर्मी में भी जमीन पर सोते, जबकि बाकी अफसर आलीशान टेंट में रहते। उनका भाई कैपियो बिल्कुल अलग था। वो ऐशो आराम में रहता, महंगे परफ्यूम लगाता और उन लोगों के साथ दोस्ती करता जिनसे कैटो नफरत करते थे। लेकिन क्या कैटो ने कभी अपने भाई को बदलने की कोशिश की? नहीं, उन्होंने उसे वैसे ही स्वीकार किया जैसा वो था। यही असली अनुशासन है, खुद के लिए सख्त रहना, लेकिन दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको दूसरों की कमियां झेलना मुश्किल लगता होगा। जब कोई आपके स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता तो आप गुस्सा करते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्या हर इंसान एक जैसा होता है? नहीं ना। कुछ लोगों को एक चीज समझने में एक दिन लगता है, कुछ को एक हफ्ता। और इसमें कोई बुराई नहीं है। एक सच्चा लीडर वो होता है जो लोगों को जज करने की बजाय उन्हें गाइड करता है। इसलिए रूखे मत बनिए, विनम्र रहिए। कंक्लूजन, डिसिप्लिन इज डेस्टिनी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के अनुशासन में छिपी होती है। यह पुस्तक हमें दिखाती है कि इतिहास में जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, जैसे कि रोमन फिलोसोफर कैटो, अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी बेब रूथ और अन्य दार्शनिक व नेता, उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका आत्म अनुशासन था। किताब हमें यह भी समझाती है कि अनुशासन सिर्फ सख्ती या बलिदान का नाम नहीं है, बल्कि यह संतुलन और आंतरिक नियंत्रण की एक कला है। जब हम खुद को नियंत्रित करना सीखते हैं, तभी हम अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। यह आत्म संयम हमें सिर्फ पेशेवर रूप से ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी मजबूत बनाता है। अगर हम अनुशासन को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो यह हमारे आदतों, विचारों, निर्णयों और व्यवहार को प्रभावित करता है। यह हमें धैर्य, सहनशीलता और प्रतिबद्धता सिखाता है, जिससे हम असफलताओं से टूटने के बजाय उनसे सीखकर और मजबूत बन सकते हैं। अंततः अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। अगर हम इसे अपनाते हैं तो हम अपनी किस्मत खुद गढ़ सकते हैं। अनुशासन ही हमें औसत इंसान से असाधारण बनने की ओर ले जाता है। तो अब यह हमारे हाथ में है, क्या हम अनुशासन को अपनाकर अपने भाग्य को खुद लिखेंगे या फिर परिस्थितियों के गुलाम बनकर रहेंगे? तो दोस्तों, आज की इस बुक समरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें। अगर आप ऐसे ही और शानदार बुक समरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।